भारत को समस्या तो आने वाली है, भारत को सावधान तो रहना पड़ेगा, क्योंकि जो डीलेजिटिमाइजेशन वाले जो कार्यक्रम हैं वो राहुल गांधी जैसे लोगों के माध्यम से वो लगातार करते जा रहे हैं। अरे तुम्हारी मर्जी से सब कुछ चलने वाला है क्या? हाँ, वो कह रहा है कि हाँ बिल्कुल पूरी दुनिया मेरी मर्जी से चलेगी, जो नहीं चलेगा उसका ये हाल करूँगा। ये एग्जाम्पल उसने सेट कर दिए। मोदी जी को भी इतना निश्चिंत नहीं रहना चाहिए। सावधान इसलिए हो जाइए कि आरआईसी में अगर ये किसी को अटैक करेगा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट तो चाइना को कर ही रहा है, चाइना को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट अटैक ये अगर किसी पे करेगा ये ट्रंप नाम का पागल, तो वो भारत पर ही करेगा। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार के हमारे जो जैकेट्स हैं और जो हुडीज़ हैं उनकी हेवी डिस्काउंट सेल चल रही है। 50% डिस्काउंट की सेल चल रही है 15 तारीख तक। तो आप नीचे जाकर लिंक पर क्लिक करके और हमारे धर्मापड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर जाए और वहाँ पर इनकी चॉइस करें। अभी थोड़ी देर पहले, जिस समय हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये, तो थोड़ी देर पहले ट्रंप बाबू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जैसे कि वो गर्वोक्तियाँ करते हैं उस तरह की गर्वोक्तियाँ की और बताया कि देखो हमने जो है हमारे क्रिमिनल माडूरो को, निकोलस माडूरो जो कि प्रेसिडेंट है एक सॉवरेन कंट्री का, उसको जाके हमें पकड़ लिया है। उसकी फ़ोटो दिखाई, यूएसएस इवो जीमा जो उनका एक वॉरशिप है उसके ऊपर उसको कैद करके रखा गया है, सब ये दिखाया। लेकिन ये जो यूएस ने किया है वो ट्रंप की एक बहुत बड़ी एक नाकामी होने वाली है। इससे ट्रंप ने अपने लिए जी का जंजाल पाल लिया है। ठीक है, अभी टेम्परेरी जो है ये लगेगा कि साहब कि हाँ साहब ये ट्रंप जो है वो कितना बड़ा गुंडा है और यूएस जो है वो कितना बड़ा डकैत है कि कहीं भी जाके किसी को भी उठा सकता है और किसी के भी प्रेसिडेंट को कैद कर सकता है, किसी के भी ऑयल वेल्थ को कब्जा कर सकता है। क्योंकि ये प्रेसिडेंट, ये ट्रंप बोल रहा है, ये बोल रहा है कि साहब कि ये जो सारा जो ऑयल है और ये जो कंट्री है वो हम चलाएंगे। ये बोला वी विल रन दिस कंट्री, वी विल रन दिस कंट्री। और उसके पहले वो बोल रहा था कि इसकी जो सारी ऑयल है वो हमारा है क्योंकि हमने उसको डेवलप किया है। मतलब ये कि नया सिद्धांत वो प्रतिपादित कर रहे हैं जिसके अनुसार जहाँ भी नेशनलाइजेशन हुआ है, और एक कोई कंट्री नहीं है जिसने नेशनलाइजेशन किया है 1950 के बाद से, जब से डीकोलोनाइजेशन हुआ है, लाखों नेशनलाइजेशन हुए। तो ये खैर ट्रंप का फितूर है या वेनेजुएला की बेवकूफ़ी थी। मैं ये कहूँगा कि आपके पास 300 बिलियन बैरल ऑयल है और आपने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की कि जिससे कि आप इसको यूएस जैसे डकैत से बचा पाए। लेकिन मुख्य जो इसके पीछे जो चक्कर है, आप ये देखिए, ये एक कैराकस जो कि वेनेजुएला की राजधानी है और इन्होंने कई दिनों से अपने जो फ्लीट था वो इधर तैनात कर रखा था और वो बार बार कहीं तो उनके जो जहाज़ टैंकर्स जा रहे थे उनके ऊपर कब्जा कर ले रहे थे, सी पायरेसी की तरह काम कर रहे थे। लेकिन जो मुख्य समस्या जो उनको आ रही थी वो ये थी कि भाई वेनेजुएला ने पहली बात तो ऑयल जो था वो अपना सारा का सारा डॉलर से अलग कर लिया था। वेनेजुएला ने अपना ऑयल युआन में बेचना शुरू कर दिया था और वो ट्रेड कर रहा था, उसको चाइना से बहुत सारी चीज़ें वैसे भी चाहिए होती थी तो वो युआन में चाइना को बेचता था और युआन में चाइना से ख़रीदता था। और युआन अब धीरे धीरे एक इंटरनेशनल करेंसी बनती जा रही है। बहुत सारे देश युआन एक्सेप्ट करते हैं, भारत भी युआन एक्सेप्ट करता है। और मैं ये कहूँगा कि ये जो इसने वेनेजुएला में किया है वो RIC यानी ब्रिक्स कंट्रीज़ के जो मूल है, जो मुख्य तत्व है, यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना, तो वो RIC की जो बढ़ती प्रभुता है और जो RIC का जो बढ़ता प्रभाव है, बढ़ती शक्ति है, और RIC ने जैसे धीरे 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 डॉलर से दूर जाना आरंभ किया है, साथ में वेनेजुएला भी ब्रिक्स में शामिल होने वाला था, शामिल होने की अर्जी उसने लगा रखी थी। और वेनेजुएला को
किसी भी तरीके से डी डॉलराइजेशन का ये जो एक मूवमेंट चल गया है उससे दूर करने के लिए, उसके लिए अति आवश्यक था जो उसने किया। और ये पहला प्रयास नहीं है। धीरे धीरे जो उसकी करेंसी है वो अब ऐसी होती जा रही है कि अब उसके लिए, लोगों के लिए उसका आकर्षण नहीं रह गया है। तो अब उस करेंसी को, यानी डॉलर को, इसको बाई फोर्स डिफेंड करना पड़ रहा है। इसका पहला उदाहरण था आपके 2003 में सद्दाम हुसैन। जब सद्दाम हुसैन ने कहा कि वो डॉलर में नहीं यूरो में तेल बेचेगा, तब उसके ऊपर बहाना बना के हमला कर दिया। लेकिन यूरोपियन देश जो थे वो इतने मूर्ख थे कि उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया। और समस्या तो यूरोप की भी है ना, कि यूरोप में कोई ऐसा लीडर ही नहीं है जो इस बुली के सामने, यानी अमेरिका नाम के बुली के सामने खड़ा हो सके। उसके बाद आप देखिए कि लीबिया ने एक गोल्ड बैक्ड करेंसी, गोल्ड दीनार प्रपोज की, और उसने गोल्ड दीनार में अपने सारे ट्रांजैक्शन आरंभ कर दिए। वो अफ्रीका, पैन अफ्रीका करेंसी बनाने की तरफ वो चला, तो लीबिया पे हमला कर दिया। अब इसके बाद जो है वो अगले जो मूवमेंट हो रहा है वो ब्रिक्स की तरफ से हो रहा है, लेकिन ब्रिक्स में है RIC, रशिया, इंडिया, चाइना। अब रशिया, इंडिया, चाइना को तो भाई वो इतनी आसानी से कुछ कर नहीं सकता। रशिया के लिए उसने वो पूरा का पूरा जो यूक्रेन वाला ट्रैप था वो ले किया, रशिया को उसने उलझाया, जिससे कि जो रशिया जो है विश्व में जो अपने कार्य कर पाता है, जैसे वेनेजुएला को सपोर्ट करना है उसको, वेनेजुएला की बैकिंग रशिया और चाइना की थी ना, तो वो ना कर पाए। लेकिन यूक्रेन में भाई रशिया जितना उलझा तो उलझा, उससे ज़्यादा यूरोप उलझ गया। यूरोप उलझा, साथ में अमेरिका भी उलझ गया। अब अमेरिका हालांकि यूरोप की कॉस्ट पे अपने आप को प्रॉफिटेरिंग तो करता है वो आर्म सेल्स के माध्यम से, लेकिन मामला बैठ नहीं रहा, क्योंकि यूरोप जो है वो सिंक होता जा रहा है। यूरोप सिंक हो जाएगा तो अमेरिका के भी प्रभाव जो है वो पूरी तरह से घट जाएगा। इसलिए अमेरिका ने देखा कि भाई ये एक बच्चा यहाँ पे है छोटा सा, जिसके पास अथाह संपदा है ऑयल की, लेकिन अथाह संपदा के साथ में उसके पास इसको बचा पाने का कोई उपाय नहीं है। अब न केवल ये, वो जो गयाना का जो क्षेत्र है, ये देख रहे हैं, ये जो मैंने ऐसे क्रॉस करके बताया, इस गयाना के क्षेत्र में भी इन्होंने अपने क्लेम्स डाल दिए थे। गयाना और वेनेजुएला का बड़ा झगड़ा चल रहा था, क्योंकि गयाना में बहुत बड़ी ऑयल फाइंड हुई है। तो अब मैं गयाना के प्रति भी चिंतित हूँ, क्योंकि अमेरिका वेनेजुएला में घुसेगा और बगल में देखेगा कि गयाना के पास इतना बड़ा तेल क्षेत्र है, तो गयाना को आसानी से छोड़ देगा क्या? गयाना से भारत ले रहा है तेल बड़ी मात्रा में, आरंभ कर दिया, क्योंकि गयाना ने अभी अभी चालू किया है तेल एक्सपोर्ट करना। अगले ही जो बड़ी फाइंड होने वाली है वो भारत में होने वाली है। भारत को वो नहीं कर सकता कुछ, क्योंकि वो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है। न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज को छेड़छाड़ नहीं करते। देखिए, नॉर्थ कोरिया से कतई छेड़छाड़ नहीं करते, मैंने आपको बताया था कल। नॉर्थ कोरिया से कतई छेड़छाड़ नहीं करते, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर आर्म्स। रशिया से डायरेक्ट छेड़छाड़ नहीं करते, वो इसी तरह का काम करते रहते हैं। ये जो मैंने आपको कल बताई थी अटैक डॉग वाली थ्योरी, या अटैक डॉग्स लगा दो, ऐसे भारत के साथ में अटैक डॉग्स लगा रखे हैं। भारत को समस्या तो आने वाली है, भारत को सावधान तो रहना पड़ेगा, क्योंकि जो डीलेजिटिमाइजेशन वाले जो कार्यक्रम हैं वो राहुल गांधी जैसे लोगों के माध्यम से वो लगातार करते जा रहे हैं। और पहले ये किया करते थे, वो जो अलग अलग तरह के जो इंडिसेस थे, जो इंडेक्स थे, या कोई ह्यूमन राइट्स इंडेक्स है, कोई डेमोक्रेसी इंडेक्स है, कोई फ्रीडम इंडेक्स है, कोई आपके रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स है, इस तरह के जो इंडेक्स बना रखे थे, उन इंडेक्स के माध्यम से ये दुष्प्रचार करके डीलेजिटिमाइजेशन का काम किया करते थे। अब ये डीलेजिटिमाइजेशन का काम इन्होंने आउटसोर्स कर दिया, क्योंकि सोरोस वाली फंडिंग बंद कर दी है, US एड बंद कर दी है। जो NGOs वगैरह इनके काम किया करते थे यहाँ पे, इनके जो भी नैरेटिव हुआ था उसको यहाँ चलाया करते थे, वो उनके सब की फंडिंग इन्होंने कर दी बंद इसलिए कि ये लोग जो थे ना केवल बाहर डिस्टेबलाइज करते थे, ये अमेरिका के अंदर भी डिस्टेबलाइज करते थे, तो मामला गड़बड़ था। तो अब जो डीलेजिटिमाइजेशन का काम है वो राहुल गांधी के माध्यम से कराते हैं। ये भी अच्छा है, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके डीलेजिटिमाइज करने से कुछ भी होता नहीं है।
जैसे हमारी जेनजी जो है वो अपनी परंपराओं की तरफ जा रही है, उल्टा हो रहा है। बाकी की जेनजी तो इन्होंने करवा लिया, नेपाल में करवा लिया, बांग्लादेश में करवा लिया, क्योंकि उनका जो सिस्टम था वो बड़ा लूज था, यहाँ हो नहीं पा रहा है। भारत, चाइना और रशिया, अब देखने वाली बात यह है कि पूरा विश्व अब सावधान हो गया है, अलर्ट हो गया, और पूरा विश्व, मुझे लगता है, ये मेरा आकलन है कि ये इन्होंने किया इसलिए है कि जो डी डॉलराइजेशन का पेस है, उस डी डॉलराइजेशन के पेस को थोड़ा कम किया जा सके, उस पेस को थोड़ा सा अरेस्ट किया जा सके। लेकिन होना इसका उल्टा है, होना इसका ठीक उल्टा है, क्योंकि अब सभी लोग देखेंगे कि साहब ये जो इसने कर लिया, जब किसी कंट्री का प्रेसिडेंट सेफ नहीं है, जब ये किसी भी कंट्री के ऊपर हमला करके ये कर सकता है, तो फिर अगर यहाँ पे कर लिया तो भाई अगला टारगेट ब्राज़ील हो सकता है। ये दीजिए, ब्राज़ील तो यहीं पे, ठीक ठीक वेनेजुएला के नीचे, क्योंकि ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं उनसे भी ये इसी तरह की बकवासबाजी करता रहा है। हाँ कि हमारे जो मित्र हैं बोल्सोनारो, उनको छोड़ो। अरे तुम्हारी मर्जी से सब कुछ चलने वाला है क्या? हाँ, वो कह रहा है कि हाँ बिल्कुल पूरी दुनिया मेरी मर्जी से चलेगी, जो नहीं चलेगा उसका ये हाल करूँगा। ये एग्जाम्पल उसने सेट कर दिया। मोदी जी को भी इतना निश्चिंत नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये जो CIA है ये बड़ी कुत्ती चीज़ है, बहुत ही गंदा ऑर्गेनाइजेशन है। तो मोदी जी भी जो है वो अपने जो, और जो कम से कम जो भारत के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें उनको सावधान रहना चाहिए। और जो सामाजिक समरसता को बिखेरने वाले जो तत्व हैं उनकी पार्टी में भी है, उनको तो उनमें बहुत ही सख्ती से डील करना चाहिए। भारत में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अमेरिका बिल्कुल हमेशा ट्राई करेगा कि किस तरह की अशांति हो, और उस अशांति में वो बीच में कूदे। जैसे आपके कुकी वाला जो तमाशा शुरू कराया था, कहीं शुरू कराया हो, सख्ती से निपटना पड़ेगा, हल्के फुल्के नहीं चलेगा। तो मोदी जी सावधान हो जाइए। सावधान इसलिए हो जाइए कि RIC में अगर ये किसी को अटैक करेगा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट तो चाइना को कर ही रहा है, चाइना को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट अटैक ये अगर किसी पे करेगा, ये ट्रंप नाम का पागल, तो वो भारत पर ही करेगा। मूर्खता होगी उसकी, वो बात अलग है, और भारत सक्षम है उससे डील करने में, लेकिन पागलों का कोई भरोसा नहीं है। करेगा यदि सबसे पहले तो भारत ही टारगेट होगा। सावधान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।